अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं करवा रही हूँ आपको मैक कॉलेजिएट कोचिंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था सेकेंड ईयर बॉटनी का, उसका सेक्शन है यानी एमसीक्यू सॉल्व करवा दूँगी मैं। पहला सवाल है कि विच फाइटो हार्मोन इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो विंटर और ड्राउट वेरियर की कंडीशन में जो हार्मोन रिलीज़ करता है प्लांट वो होता था एब्सिसिक एसिड, जो कि उनको हेल्प करता था कि वो प्लांट्स जो होती है उनकी बॉडी ड्राई आउट नहीं हो जाए, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं हो जाए। उसके लिए वो क्या करते थे, सीड की डोरमेंसी करवा लेते थे और अपने स्टोमेटा वगैरह को क्लोज़ करा लेते थे। तो ये जो प्लांट स्ट्रेस का टॉपिक है उसमें भी लिखा है, और एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हार्मोन बताए हैं उसमें भी एब्सिसिक एसिड के बारे में बताया हुआ है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है। उसके बाद अगला सवाल था कि ऑक्सिन मीन्स। तो जहाँ ऑक्सिन की हेडिंग है उसके साथ ही इस टर्म की जो है वो मीनिंग बताई हुई है कि इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू इंक्रीज़। बाकी ये दूसरी ज़बान का मेरे ख्याल से लैटिन का वर्ड था, शायद इसका मतलब होता है टू इंक्रीज़। लैटिन होगा या ग्रीक होगा, चेक कर लीजिएगा बुक से। उसके बाद था विच फिनोमेना इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द लेंथ ऑफ डे लाइट। यानी डे लाइट की लेंथ के हिसाब से जो मतलब जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर उसको हम कह रहे थे, इस पूरे उन फिनोमेनास को हम कह रहे थे फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, उसकी डेफिनेशन है ये। उसके बाद अगला सवाल था कि सॉल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द डीसैलिनेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। सॉल्ट ग्लैंड्स किसके अंदर होते हैं? जो कि सॉल्टी मार्शेस में रह रहे होते हैं, जो कि एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस सॉल्ट को अपनी लीफ सर्फेसिस के ऊपर, उनको हम कहते थे हेलोफाइट्स। उसके बाद अगला सवाल था द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक साइड से या एक तरफ से कोई चीज़ हो रही है तो उतनी ही इक्वली बट अपोजिट दूसरी तरफ से भी हो रही हो। जैसे कि प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ हो रही होती है उस तरह से होती है कि अगर रूट ग्रो कर रहा है तो उसी के रिलेशन में शूट भी ग्रो कर रही होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप होता है, दोनों ऑर्गन्स का। इस तरह की जो वो होती है रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं ग्रोथ को रिलेशन। ठीक है, जो ये टॉपिक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद अगला सवाल था द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू फाइन स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स इज़ नोन एज। वीदरिंग की डेफिनेशन है पेज नंबर 246 के ऊपर, जो है आपके पास ये वाला वर्ड जो है वो बोल्ड हुआ होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे यही वाली बात बताई हुई है। उसके बाद अगला सवाल था दोज फंजाई विच इन द प्रेजेंस ऑफ फायर आर कॉल्ड। यानी वो फंजाई जो मेरे ख्याल से आप वर्ड कोई मिसिंग है, जो कि ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फायर, उनको क्या कहते हैं? पायरोफिलिस। ठीक है, ये पायरोफिलिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एस्कोमाइसीड्स होते हैं। ये फंजाई कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसीड्स। सही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ, जो मैंने डीजे का पेपर कराते हुए भी एमसीक्यूज़ का पेपर सेकेंड ईयर बॉटनी का आपको बताया था कि बुक में जहाँ पे भी जो भी वर्ड बोल्ड हुआ है आपके पास, वो या तो कोई डेफिनेशन होती है या कोई टर्म होती है, कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो उन्होंने अक्सर बुक में वैसे ही बोल्ड की भी होती है। तो उन पॉइंट्स को अगर आप एक दफ़ा पेपर से पहले देख के चले जाएँ, एटलीस्ट अपने रिड्यूस सिलेबस की देख के चले जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ उससे निकल रहे होते हैं। ठीक है, आगे भी एक और एमसीक्यूज़ था, उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि वो भी बुक के अंदर बोल्ड हुआ है, वर्ड कहाँ पर हुआ है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये वाला भी मेरे ख्याल से चैप्टर 12 में है ये गिवन। सही है। उसके बाद अगला सवाल था एपोमाइक्सिस इज़ फाउंड इन अ प्लांट। तो जहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई है वहाँ पे इसकी एग्जांपल बताई है डेंडलियन। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था डैश आर द पीसेस ऑफ टिश्यूज़ कट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट फॉर क्लोनिंग। तो हमारे पास जो टिश्यू कल्चर का टॉपिक है बुक के अंदर, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि क्लोन्स जो बनाते हैं प्लांट के, उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्लांट से उसका जो कुछ टिश्यूज़ के पार्ट ले लेते हैं या इवन पैरेन्काइमा का एक सेल भी ले लेते हैं, उसको वहाँ से लेके हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं। वो ग्रो करके जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाता है उनको हम कहते थे कैलस। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कैलस वही पीसेस होते हैं टिश्यू के जो पेरेंट प्लांट से लिए जाते हैं क्लोनिंग के लिए। प्रोटोप्लास्ट तो वो होते थे अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हुए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते थे, उसमें जो सेल का जब हम सेल वॉल निकाल देते थे तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते थे। उसके बाद एक्स प्लांट तो खैर कोई वर्ड नहीं हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि ग्रोइंग सेल्स होते हैं, हर प्लांट के अंदर होते हैं। उसके बाद उसके बाद सवाल था कि व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल स्टेटस ऑफ एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म्स। तो जब फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक का जहाँ स्ट्रक्चर बताया हुआ है वहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे किस तरह से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस बने थे। ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक जो था वो फीमेल एग सेल था। उसके बाद वहाँ पे जो 2 साइनर्जेंट्स थे, फिर वहाँ पे थे 3 पोलर न्यूक्लियाई थे आई थिंक, और उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और 3 एंटी पोर्टल सेल्स थे। तो उसमें से जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके दरमियान कोई एज सच सेपरेशन नहीं हुई थी, बल्कि वो एक सेल के अंदर इस तरह से पड़े हुए थे जिससे डबल फर्टिलाइजेशन के दरमियान एक स्पर्म आके जो होता है फ्यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो होता है ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेता था एंडोस्पर्म।
उसके बाद अगला सवाल था द एम्ब्रियोनिक शूट इन ग्रास सीड इज़ इनक्लोज्ड बाय अ शीट नोन एज। तो एम्ब्रियोनिक शूट जिससे कवर होती है वो होती है कॉलिप्टाइल, और एम्ब्रियोनिक रूट की जो कवरिंग होती थी वो कहलाती थी कॉलियोडाइजा। उसके बाद अगला सवाल था द ग्रोथ रीजन्स इनसाइड अ प्लांट बॉडी आर कॉल्ड। तो जो ग्रोथ रीजन्स होते हैं वो होते हैं मेरिस्टेम्स। जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो तकरीबन उनकी पूरी बॉडी जो है ग्रो कर सकती है, लेकिन जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं प्लांट्स उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है उन रीजन्स के अंदर जिनको मेरिस्टेम्स कहते हैं। ये सेल्स होते हैं जो कि ग्रो करके नए सेल्स बना लेते हैं, सिंपल। उसके बाद था कि दोज प्लांट्स विच ग्रो इन स्ट्रॉन्ग लाइट इज़ कॉल्ड। तो जो लाइट लविंग या फिर जो लाइट के अंदर ग्रो होते हैं उनको कहते हैं हेलियोफाइट्स, और शेड लविंग जो थे वो स्क्योफाइट्स थे। एस फॉर शेड, एस फॉर स्क्यो, तो बस आपने इस तरह याद करना है। उसके बाद था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन पेनिसिलिन इज। तो पेनिसिलिन के अंदर होते हैं टोटल 2 क्रोमोसोम्स, तो इस हिसाब से कितना हो गया, इनके पास हो गए 1 पेयर। सही है, ये भी आपने याद कर लेना है किसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, फिर उस हिसाब से उसके कितने पेयर बनते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल था विविपेरियस जर्मिनेशन इज़ फाउंड इन। तो आपको जो है जो भी जर्मिनेशन की तीनों टाइप्स है सबकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। कास्टर ऑयल सीड जो था वो एपिजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल था, मेज ग्रेन और पी वगैरह जो थे वो हाइपोजेल की एग्जाम्पल थे, और कोकोनट जो था वो विविपेरियस कोकोनट, और एक और था पाम था वो था विविपेरियस जर्मिनेशन की एग्जाम्पल। उसके बाद अगला सवाल था डैश इज़ कॉल्ड द फ्लावरिंग हार्मोन। हाँ, ये वो वाला सवाल है जिसमें मैं बताती हूँ पेज नंबर 106 के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है फोटो पीरियोडिज्म का, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि फ्लावरिंग किस तरह से होती है प्लांट के अंदर, कि जो लीफ के अंदर लीफ से एक मैसेंजर सब्सटेंस होता है बर्ड के पास जाता है जो कि बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसका नाम था फ्लोरोजिन। तो फ्लोरोजिन क्या होता है, एक फ्लावरिंग हार्मोन है। ये वर्ड भी जो है वो उधर ही पेज नंबर 106 के ऊपर ये वाला वर्ड जो है वो बोल्ड हुआ था। तो अब देखें ये भी एक उसमें आया हुआ है, MCQs में आया। तो इस तरह के वर्ड्स जितने भी हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक नज़र डाल लीजिए, डेफिनेशंस होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, उसको एक नज़र डाल लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल था डैश इज़ अ सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी डिसऑर्डर इन विच ह्यूमन लूजेस इट्स क्लॉटिंग टेंडेंसी। तो हीमोफीलिया वो डिसऑर्डर होता था जिसके अंदर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी कट लगता था तो सीवियर ब्लीडिंग हो जाती थी, क्लॉटिंग टेंडेंसी जो होती है ख़त्म हो जाती है ह्यूमन की। उसके बाद अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर जो कि खुद एक क्लाइमेटिक फैक्टर था, उसमें आता था हमारे पास, इसके फैक्टर्स में आता था एक्सपोजर, स्लोप और एल्टीट्यूड। फायर जो था वो बेसिकली टोपोग्राफिक फैक्टर के साथ एक और फैक्टर था, क्लाइमेटिक फैक्टर था एक और, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ये नहीं होता टोपोग्राफिक फैक्टर। उसके बाद अगला सवाल था द अनकॉइलिंग ऑफ द सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स ऑफ फर्न शो द फॉलोइंग मूवमेंट। तो देखें सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स जो होते हैं इनके अंदर जो होती है नेस्टिक मूवमेंट होती है, लेकिन कौन सी वाली, एपी या हाइपोनेस्टिक। तो अनकॉइलिंग तब होती है, अनकॉइलिंग यानी कि जैसे इस तरह से ना वो कॉइल हुए हुए होते हैं, इनके अंदर एक फिनोमेना होता है फर्न के अंदर कि इनके लीव्स कॉइल हुए होते हैं, लेकिन जब ये कॉइल हुए हुए होते हैं तो उसका मतलब है कि ये कॉइल होकर नीचे की तरफ बेंड डाउन हुए हुए होंगे, एक तरह की एपिनेस्टिक मूवमेंट कह सकते हैं। वैसे एपिनेस्टिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह से ये कॉइल हुए हुए होते हैं। जब इनकी अनकॉइलिंग होती है और ये कॉइल होकर इस तरह से ओपन हो जाते हैं, ठीक है, कॉइल होकर इस तरह से ओपन हो जाते हैं, यानी इनकी मूवमेंट होती है अपवर्ड, ये अपवर्ड बेंडिंग होती है। तो ये जो अपवर्ड बेंडिंग थी या जो अपवर्ड मूवमेंट थी या अनकॉइलिंग थी सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स की ऑफ फर्न के, इसको हम हाइपोनेस्टिक कहते हैं। तो ये कौन सी मूवमेंट हो गई, हाइपोनेस्टी। उसके बाद अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से थे, पक्के पक्के याद कर लें, UAA, UAG और UGA। ये तीनों जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। फिर यू जो होता है वो कोई कोडॉन नहीं होता, मतलब स्टार्ट या स्टॉप नहीं होता, वो दूसरे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। फिर आपको स्टार्ट भी याद होना चाहिए कि UAG जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है, ये स्टार्ट होता है, और ये तीन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। यहाँ पे आके होते हैं मैक कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2021 के कंप्लीट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।